नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ साबिता ठाकुर और मैं अंशु कुमार। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम साप्ताहिकी लेकर, जिसमें हम आपको बेहद ही कम समय में देते हैं हमारे हफ्ते भर की हर कार्यक्रम की पूरी जानकारी। तो अगले 1 घंटे तक बने रहे हमारे साथ और जानिए इस हफ्ते हमारी टीम ने कौन कौन सी अहम जानकारी इकट्ठी की है आपके लिए। तो दोस्तों, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अब बात करते हैं हमारे कार्यक्रम बातें खेती की, जिसमें हमारे कृषि विशेषज्ञ आपको बताते हैं खेती से जुड़ी ढेरों बातें। साथ ही इस बार उन्होंने बताया ग्लैडुलस की खेती के बारे में। साबिता, ग्लैडुलस शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द ग्लैडुलस से बना है, बिल्कुल, जिसका अर्थ तलवार होता है। अच्छा। और ग्लैडुलस की जो खेती करते हैं वो इसके सुंदर और आकर्षक फूलों के लिए की जाती है। बिल्कुल। और अंशु, इसमें एक और रोचक बात ये है कि अगर इसकी तुड़ाई की जाती है खेती के बाद, तो वो फूल जो है वो 12 से 14 दिन तक रह सकता है, मतलब मुरझाता नहीं है वो जल्दी, जिसलिए गुलदस्ते में भी उसका इस्तेमाल करते हैं और किसान अधिक से अधिक धन भी कमा सकते हैं, क्योंकि इसकी खेती बहुत आसान होती है। तो आओ अंशु, हम भी देखते हैं और अपने किसान दोस्तों को भी दिखाते हैं कि बातें खेती की में हमने ग्लैडुलस के फूल के बारे में और क्या क्या बताया। अगर हम ग्लैडुलस की उन्नतशील प्रजातियों की बात करें तो कौन कौन सी उन्नतशील प्रजातियां होती हैं ग्लैडुलस की? देखिए, ग्लैडुलस की तो 10,000 प्रजातियां हैं जी। लेकिन जो हमारे उत्तरी भारत के मैदानों में जो ग्लैडुलस की हम खेती करते हैं, उसमें सबसे बड़ा सहयोग जो हमारा है वो IRI, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली, जिसको हम पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। और उन्होंने इसमें जो है पूसा शुभम, पूसा सुहागिन, पूसा किरण, पूसा मनमोहक, पूसा रेड, पूसा वेलेंटाइन, पूसा सृजन और पूसा उन्नत, ये प्रजातियां निकाली हैं पूसा इंस्टीट्यूट ने। इसके अलावा भी मयूर है, अग्नि है, रेखा है, इस तरीके की जो प्रजातियां हैं ये अधिक उपज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ग्लैडुलस की खेती में कौन कौन से रोग लगने की संभावना होती है, साथ ही में उनका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ा जो भयंकर रोग है वो है काला धब्बा। जी। जो ग्लैडुला के जो हमारा डंठल होता है, जिसमें हमारे फूल निकलते हैं, वो काले धब्बे इस पे पड़ जाते हैं जी, जिससे इसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है। और इसके लिए जो है 0.2% कैप्टान का छिड़काव करना चाहिए। और 0.2% का मतलब हो गया 2 ग्राम प्रति लीटर। अब अगर क्षेत्रफल हमारा ज़्यादा है, मान लिया कि हम 1 हेक्टेयर में हमने किया है, तो ये 2 ग्राम की जगह 2 किलो हो जाएगा जी। और पानी का हो जाएगा 1000 जी। तो 2 किलो 1000 लीटर पानी में अगर हम घोल करके छिड़काव करते हैं तो ये 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होगा, जिससे हमारा काला धब्बा जी का उपचार होगा। उसके बाद दूसरा आता है कंद सड़न। कंद माने जो नीचे जो बाल बनते हैं वो सड़ने लगते हैं और उनके सड़ने से पूरा पौधा का पौधा ही बेकार हो जाता है। तो इसके लिए जो है, चूंकि ये फफूंदी जनित रोग है, तो इसके लिए भी बावस्टीन एक दवा आती है और उसका जो है 0.2% बावस्टीन का घोल बना करके और उसका छिड़काव हमें करना चाहिए। इसमें भी वही है, 0.2% का मतलब हो गया 2 ग्राम 1 लीटर में और 2 kg 1000 लीटर पानी में घोल करके 1 हेक्टेयर के लिए ये पर्याप्त हो जाता है जी। उसके बाद तीसरा रोग जो आता है वो झुलसा रोग है। झुलसा रोग में तो पूरा पेड़ का पेड़ ही समाप्त हो जाता है। इसमें पत्तियां इसकी जो है कर्लिंग होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं और पेड़ वो बर्बाद हो जाता है। तो इसके लिए एक दवा आती है बेनलेट जी। ये रसायन जो है, ये अगर नहीं मिलता है तो बावस्टीन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ बातें खेती के अगले अंक में हमने आपको बताया सब्जियों की खेती में IPM का इस्तेमाल। साबिता, जैसे कि हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि आजकल किसान ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए कई सारे कीटनाशकों का और रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उत्पादन तो बढ़ जाता है लेकिन कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। उसका मतलब उल्टा असर ज़्यादा दिखता है। और अगर बीमारियों की बात करें तो इससे हृदय रोग और कैंसर, पेट की बीमारियां, बिल्कुल, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर अंशु हम बात करें तो आजकल किसान जो है कीटनाशकों के बजाय
आईपीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जैविक खेती कर रहे हैं रासायनिक के बजाय। तो आइए देखते हैं अपना कार्यक्रम बातें खेती की। जैविक रसायन और कर्षण क्रियाओं के द्वारा सब्जियों को उगाने की क्रिया को ही हम आईपीएम कहते हैं, जिसको एकीकृत नासी जीव प्रबंधन के नाम से भी जानते हैं। जी बिल्कुल। क्या ज़रूरत पड़ी आईपीएम को लाने की? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पैदावार हमने बढ़ाई, निरंतर कीटनाशकों का प्रयोग करते चले गए जी। यही नहीं, जो सोसाइटी पेस्टिसाइड साइंस के चेयरमैन थे जी डॉक्टर A.K. मेहरोत्रा जी, उन्होंने भी ये बात कही कि बच्चा जब जन्म लेने के बाद जब से माँ का दूध पीना शुरू करता है जी, उसी दिन से वो जहर पीना शुरू स्टार्ट कर कर देता देता है। है। जी तो ऐसी स्थिति में जब बच्चा बचपन से ही जहर के संपर्क में आ रहा है तो स्वाभाविक है कि उसको आगे चल करके नाना प्रकार की बीमारियां होंगी। जी गुर्दा खराब हो जाते हैं, जी जिगर खराब हो जाता है, ये सब हो जाता है। तो ऐसी दशा में ये हुआ कि भाई कीटनाशक जिसमें आर्सेनिक, मरकरी, जी क्लोरीन इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है, जी तो ये इतने विषाक्त हैं, तो ऐसा करें कि कोई इस तरीके के कीटनाशक बनाएं कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। जी तो ये जैव रसायन जो हैं ये COH, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रोडक्ट हैं जी जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जी तो इस तरीके से 1970 में ये एक स्कीम निकाली गई IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में कीटनाशी प्रबंधन कहते हैं। जी और इसमें ये कोशिश की गई कि अंतिम हथियार माना जाए हम कीटनाशक रसायनों का प्रयोग। जी हम कम से कम जैविक रसायनों का प्रयोग करके जो रोग लगते हैं फसलों में जी उनका निवारण करें, जी जो कीट लगते हैं उनका निवारण करें। जी तो इस तरीके से जो हमारा लक्ष्य मनाया गया वो ये था कि हम बुवाई से लेकर के, जी खेत की तैयारी से लेकर के जी और अंतिम कटाई तक जी हम जैविक रसायनों का ही प्रयोग करें। तो दोस्तों, साप्ताहिकी में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आपके मुनाफे से जुड़ी बात। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम साप्ताहिकी में। चलिए बात करते हैं आपके मुनाफे से जुड़ी हुई। जी हाँ, आप बात करते हैं हमारे कार्यक्रम खबर मुनाफे की, जिसमें हमने आपको बताया दुनिया के सबसे बड़े कपास कंज्यूमर चीन में साल 2015 के दौरान कपास के इंपोर्ट के बारे में। और साथ ही इसके बाद हमने आपको बताया इस साल देश में दालों का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले पिछड़ा हुआ है और इस साल रकबा करीब 4 लाख हेक्टेयर तक पिछड़ गया है। इसी के साथ हमने आपको बताया इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल यानी IGC के, जिसने साल 2016-17 के दौरान वैश्विक स्तर पर गेहूं का उत्पादन घटकर 4 साल के निचले स्तर पर आने का अनुमान लगाया है। तो और इसके साथ हमने आपको बताया भारत के सरसों के ज़्यादा उत्पादन के अनुमान और खाद्य तेलों में इंपोर्ट लगातार तेजी से बढ़ने वाला है। तो आइए देखते हैं अपना कार्यक्रम खबर मुनाफे की। दिसंबर के दौरान चीन का कपास इंपोर्ट सिर्फ 1,88,200 टन दर्ज किया गया है, जो दिसंबर 2014 के मुकाबले करीब 29% कम है। गौरतलब है कि चीन दुनिया भर में कपास का सबसे बड़ा कंज्यूमर है और साल 2013-14 तक चीन ने दुनिया भर से कपास का बम्पर आयात किया था। उस दौरान चीन का आयात बढ़ने की वजह से दुनिया भर में कपास का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गया था और भारत में भी किसानों को कपास की बिक्री पर लगातार 3 साल तक 5,000 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर का भाव मिला। चीन का इंपोर्ट बढ़ने की वजह से उसके पास जरूरत से 2 गुना ज्यादा रिजर्व हो गया और साल 2014 से चीन ने कपास के आयात में कटौती की। 2014 में चीन की खरीद घटने की वजह से दुनिया भर में कपास का भाव टूटने लगा और भारत में भी इसकी कीमतें 3,500 रुपए प्रति क्विंटल तक घट गयी। 2015 में चीन ने एक बार फिर से कपास की खरीद को घटाया है।
हालांकि इस साल देश में किसानों को पिछले साल के मुकाबले कपास बिक्री पर अच्छा भाव मिल रहा है। एक ओर सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है और दूसरी ओर देश में कपास का उत्पादन भी कम हुआ है। दोनों वजहों से देश की अधिकतर मंडियों में कपास 4,500 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर बिक रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि चीन के कपास आयात के जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। जी मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो आंकड़े निकल के आए हैं दिसंबर तक के दौरान, चीन का जो कपास का जो इंपोर्ट है चीन में वो तकरीबन 1,88,200 टन दर्ज किया गया है, जो कि अगर दिसंबर 2014 के मुकाबले तकरीबन 29% कम है। हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि जो चीन है दुनिया भर में कपास का सबसे बड़ा कंज्यूमर देश है, सबसे बड़ा उपभोग वहाँ पर कपास का किया जाता है। और साथ ही साथ 2013-14 की अगर हम बात करते हैं तो 2013-14 में चीन ने दुनिया भर से कपास का एक बम्पर आयात किया था, जिसकी वजह से हमने देखा कि चीन का जो आयात बढ़ा, उसकी वजह से दुनिया भर में जो कपास का जो मूल्य है उसमें भी अच्छी खासी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली थी। लेकिन साथ ही साथ ये जो चीन ने जो आयात किया 2013-14 के दौरान, काफ़ी बम्पर मात्रा में जो आयात किया, उसकी वजह से चीन का जो कपास का जो स्टॉक था वो ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास रिज़र्व हो गया, जिसकी वजह से हमने देखा कि 2014 में चीन ने जो कपास का जो आयात था उसमें कटौती की। तो ये कहीं ना कहीं एक रीज़न है कि 2013-14 में जो बम्पर मात्रा में जो आयात किया गया था चीन से, वो कहीं ना कहीं अब स्टॉक के रूप में इकट्ठा हो गया। और हम देखा कि 2014 में काफ़ी ज़्यादा गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई। और जिस तरीके से अगर हम दिसंबर 2014 के दौरान बात करें तो तकरीबन 29% गिरावट अब यहाँ पर देखने को मिल रही है हमें चीन से जो हम निर्यात करते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि सरकार ने कपास का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था उसमें भी बढ़ोतरी की है। हालांकि देश की जो अधिकतर जो मंडियां हैं वहां पर कपास का भाव 4,500 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर ही बिक रहा है अभी। तो दोस्तों, ये तो हुई आपके मुनाफे की बात। अब नज़र हमारी डायरी पर, यानी बात हमारे कार्यक्रम देश जारी की, जिसमें हम आपको कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों से रूबरू करवाते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके आसपास की सभी खबरों से आपको रखें अपडेट। तो आइए जानते हैं कि किन किन सुर्खियों में क्या क्या रहा खास। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालय ने रतन, प्रतीक और महातेओरा नाम की खेसारी दाल की 3 किस्में खेती के लिए जारी कर दी हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि इन किस्मों में ओपेड की मात्रा 0.07 से 0.1% की सीमा में पाई जाती है, जो कि मानवीय उपयोग के लिए सुरक्षित है। भारत में खेसारी दाल एक महत्वपूर्ण रबी फसल है, जो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में लगभग 4 से 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में उगाई जाती है। इसका वार्षिक उत्पादन 2.8 से 3.5 लाख टन है और औसत उपज 650 से 700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश ने गेहूं उत्पादन में पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में पिछले साल 1,84,00,000 टन गेहूं का उत्पादन हुआ था, जबकि पंजाब में 1,71,00,000 टन का उत्पादन हुआ। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश बना हुआ है। प्रारंभिक अनुमानों के हिसाब से साल 2014-15 में कृषि विकास दर 20% से ज्यादा रही है। मध्य प्रदेश को कुल 4 बार कृषि कर्मण अवार्ड दिलाने में गेहूं की बड़ी भूमिका रही है। तो दोस्तों, साप्ताहिकी में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी आपके सामाजिक अधिकारों से जुड़ी। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साप्ताहिकी में। अब बात करेंगे हमारे कार्यक्रम बात पते की, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके सामाजिक अधिकारों से जुड़ी ढेरों बातें। साथ ही इस बार हमने आपको बताया कृषि ग्रोथ के बारे में। दोस्तों, इस साल कृषि दर 0.2% पर पहुंच गई है, जो कि हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल बेहद चिंता का विषय है। और इसके बावजूद, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए उम्मीद है कि 2016 में यह अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ सकती है। तो आइए नजर डालते हैं हमारे कार्यक्रम बात पते की में।
सीएसओ ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि जो कृषि ग्रोथ रेट है वो 0.2% पर पहुंच गई है। अगर हम बीते 2-3 सालों को कंपेयर करते हैं तो जिस तरह की ग्रोथ रेट के आंकड़े आए हैं वो बहुत ही चौंका देने वाले आंकड़े आए हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कृषि ग्रोथ रेट में इतनी कमी किस वजह से? इसमें बहुत सारे कारण हैं जो कि कृषि की ग्रोथ रेट को प्रभावित करते हैं। अगर हम देखें तो पिछले 2 सालों से देश को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जी। तो बिकॉज ये सूखे की स्थिति आ रही है किसानों के लिए, तो उसमें एक तो उत्पादकता पे प्रभाव पड़ रहा है, उत्पादकता में कमी आ रही है। जैसे अगर हम पिछले साल की बात करें तो जून से सितंबर जो मानसून का सत्र रहा उसमें 12% जो रेनफॉल थी, हमारी वर्षा थी, उसमें कमी आई, उससे उत्पादकता प्रभावित हुई। लेकिन अगर हम उत्पादकता की, आत्मनिर्भरता की बात करें तो भारत एक आत्मनिर्भर देश हो चुका है जहाँ तक उत्पादकता की बात कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता उत्पादकता एक बड़ा कारण है जी। और अगर हम 5 वर्षीय अपना प्लान देखते हैं तो पिछले 3 सालों से ग्रोथ रेट कम ही रह रहा है, जबकि हम चाहते हैं कि 4% का ग्रोथ रेट अचीव हो, जो हमारा टारगेट है जी। और अगर इस टारगेट को हमें अचीव करना है तो हमें मिनिमम न्यूनतम 7% का ग्रोथ रेट हमें अचीव करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब कारण क्या है कि ये जो हम ग्रोथ रेट नहीं अचीव कर पा रहे हैं, उसका मतलब ये है कि जो किसान है उसको उतनी आय की प्राप्ति नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। तो वो अपना इंटरेस्ट लूज कर रहा है कि वो खेती क्यों करे। तो सबसे बड़ा जो कारण है कि हमें अगर उसकी रुचि बढ़ानी है किसान की खेती में तो हमें उसकी आय में वृद्धि करनी होगी। और आय में वृद्धि कब होगी उसकी? जब उसको अपना समर्थन मूल्य की, जैसे हम बात करते हैं, उतनी उत्पादकता का मूल्य मिलेगा जितना कि वो डिजर्व करता है। हमारे देश के अंदर उत्पादन तो किसान करता है, लेकिन कई बार भाव एमएसपी के भी नीचे चला जाता है, तो किसान को जो हानि है वो वहाँ पर होनी पड़ती है। अच्छा, सूखे का प्रभाव जो है वो सिर्फ हमारी इन फसलों पे नहीं पड़ा, गेहूं चावल पे भी इसका जो प्रभाव है वो दलहन फसलों पे पड़ा है, तिलहन फसलों पे पड़ा है। तो इनसे क्या हुआ है कि आज आप देखिए तो दलहन फसलों 200 रुपये किलो तक पहुँच गई हैं। तो अब हो क्या रहा है कि इसमें हमने आयात शुल्क में भी कटौती की और सरकार ये चाह रही है कि हम बाहर से आयात करें, बाहर के देशों से। लेकिन इससे क्या है कि कंज्यूमर तो खुश है क्योंकि उसको कम पैसों पे शायद मिल जाए दलहन, लेकिन किसान की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। किसान को अपना जो वो उत्पादन कर रहा है उसका उतना मूल्य नहीं मिल पा रहा। तो कहीं ना कहीं तो हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी देखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं हमें इन पे फोकस करना पड़ेगा कि किसान की उत्पादकता कैसे बढ़े और उसको अपनी उत्पादकता का सही मूल्य कैसे मिले। हम देखते हैं कि मंडियों में जो किसान माल लेकर जाता है उनकी जो हम कह सकते हैं कि वो 30 से 40% ही लोग हैं जो अपना माल मंडियों में ले जाते हैं और उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में कीमत मिल जाती है। लेकिन जो 60% किसान अपना माल मंडियों तक नहीं ले जा पाते हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे से बाहर हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमें क्या करना चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है कि जो 60% किसान बच जाते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य से, उनको इस दायरे में कैसे लाया जाए? देखिए, कुछ पहल तो मुझे लगता है किसानों को भी करनी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो किसान है उसके पास ज़मीनें बहुत छोटी छोटी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो 1 हेक्टेयर का मालिक है, 2 हेक्टेयर का है। ज़्यादातर किसान, हमारे जो भारत के किसान हैं, उनके पास अगर हम एवरेज देखें उनकी तो 0.5 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। तो वो सारे स्मॉल या मार्जिनल कैटेगरी के फार्मर्स हैं और अगर हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो अपना प्रोड्यूस जो है वो ढोकर अनाज मंडी में ले जाएँ तो वो बड़ा मुश्किल है। तो क्या कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि उनका अनाज उनके घर से ही पिकअप हो जाए, जैसा कि ये बहुत सारे हमारे मिडिल मैन हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो यही करते हैं कि वो गांव में आते हैं और अनाज जो है वो वहीं से पिकअप हो जाता है। तो किसान जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचाना चाहता है, तो वो कॉस्ट कैसे बचेगी? सरकार क्या करे? पहली बात तो है कि क्या उसके गाँव तक रोड्स पहुँचती हैं, क्या सड़कें पहुँची हैं वहाँ तक कि किसान जो है उसको ट्रांसपोर्टेशन में इजी हो, क्योंकि सामान उठाने के लिए लेबर भी नहीं बची है गांव में। जो लोग हैं उनकी रुचि जो है ख़त्म हो रही है और युवा पीढ़ी जो है वो बाहर की तरफ आ रही है कि रोज़गार की तलाश में। तो जब तक रोज़गार गांव में नहीं होगा, युवा नहीं होगा, तो वो सामान को उठाएगा कौन? तो एक तो कैरिंग कैपेसिटी की बात है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है कि ट्रांसपोर्टेशन में जितना खर्चा किसान का हो रहा है, क्या उसको उतना मूल्य मंडी में जाके मिल जाएगा? तो हमें चीज़ें देखनी है कि अगर हमें सुविधा या उन किसानों को इस दायरे के अंदर लाना है तो पहले बात तो हमें ये जो मिडिल मैन ट्रेडर्स हैं इनको ख़त्म करना पड़ेगा।
ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, लॉजिस्टिक्स इम्प्रूव करना पड़ेगा, और रूरल एरिया के अंदर, गाँव के अंदर कैसे जो वहाँ का यूथ है उसको वहाँ पर रोका जा सके। नलिनी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा है कि साल दर साल जिस तरह से सरकार, चाहे दलहन की बात करें या फिर हम खाद्य तेलों की बात करें, बाहर से इंपोर्ट करता है, आयात करता है, ऐसे में अगर किसानों की माने तो उनका ऐसा कहना है कि जब आप बाहर से ही घरेलू खपत को पूरा करने के लिए माल मंगवा लेंगे तो जो किसानों की रुचि है खेती के प्रति वो यहाँ पर इस वजह से कम होती जा रही है। तो क्या ऐसे में सरकार को ज़रूरत है कि आयात कम करें? देखिए, आयात शुल्क में कटौती हमेशा एक चर्चा का विषय रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम दलहन और तिलहन बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि अगर हम नंबर 1 में प्रोड्यूसर हैं दलहन या तिलहन फसलों के, हम नंबर 1 पे कंज्यूमर भी हैं। जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरह से अगर हम आयात नहीं करेंगे तो हम अपनी देश की दलहन और तिलहन की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब प्रेशर सरकार पे है, और अगर हम पिछले साल की बात करें, सूखे की स्थिति से दोनों ही फसलें प्रभावित हुई, दलहन भी और तिलहन भी। तो दोनों जब फसलें हैं उनकी उत्पादकता में कमी आई और हम आत्मनिर्भर नहीं रहे जहाँ तक दलहन और तिलहन है, इसलिए हमें आयात करना पड़ा। अगर आयात शुल्क हम नहीं घटाते तो हम सस्ते खाद्य तेल की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। अगर हम उसकी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे तो जो आम आदमी है, आम कंज्यूमर है, जिसने वो खाना है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो वो नहीं खरीदेगा मार्केट से। तो ये जो पॉलिसी थी कि आयात शुल्क में कटौती हो, ये इसलिए की गई कि आम आदमी को जो खाद्यान्न है वो कम दामों पे उपलब्ध हो सके। लेकिन अगर हम किसान के लेवल से सोचिए तो अगर बाहर से सस्ता तेल और वो आ रहा है तो उसे अपना मूल्य नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, साप्ताहिकी में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको एक सफल किसान से मिलवाएंगे। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम साप्ताहिकी में। तो दोस्तों, चलिए मिलवाते हैं आपको एक सफल किसान से। जी हाँ, अब बात हमारे कार्यक्रम सफल किसान की, एक ऐसे किसान की जिसने अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की हो। और अंशु, अगर हम बात करें इस बार जिसने हमने मिलवाया, एक ऐसा किसान है वो जिसने स्वीट कॉर्न की खेती करी, इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल की उसमें कि उसके पूरे विलेज का, उसके गांव का नाम ही स्वीट कॉर्न विलेज रख दिया गया। तो आइए मिलते हैं पवन कुमार से। दिल्ली से सटे हरियाणा राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही कृषि शब्द के मायने ही बदल जाते हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, लहलाते खेत और खुशहाल किसान। NH1 से सफर करते हुए हम जा पहुंचे दिल्ली की सीमा से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोनीपत जिले के गांव मनौली में। मनौली गांव की पहचान स्वीट कॉर्न विलेज के रूप में की जाती है। इसी गांव के निवासी हैं पवन कुमार। गांव में पवन की पहचान उन्नत किसान के रूप में बनी हुई है। पवन की ये पहचान खेती बाड़ी से ही है। पवन का बचपन दिल्ली में बीता। इसके साथ ही पवन की शुरुआती शिक्षा दीक्षा और स्नातक की पढ़ाई भी दिल्ली से ही हुई है। दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुके दिल्ली विश्वविद्यालय से पवन ने BA की पढ़ाई की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ ही पवन ने जूते बनाने वाली एक कंपनी में पार्ट टाइम नौकरी भी की। इसके बाद अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद पवन ने सोचा कि क्यों ना अपना खुद का काम शुरू किया जाए जिससे ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। बस इसके बाद पवन ने जूते बनाने की सारी जानकारी हासिल कर अपने काम की शुरुआत की। लेकिन सफलता हासिल करना इतना आसान नहीं था, बल्कि इनके लिए अपना खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। पहले दिल्ली रहते थे, वहीं से हमने पूरी स्टडी की, स्कूल और कॉलेज सब दिल्ली से किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद कॉलेज जाते हुए हमने साथ में पार्ट टाइम जॉब की एक जूते की फैक्ट्री में।
तो हमने उसके बाद जो है फिर एक लेदर का काम करने की सोची और हम आगरा में गए। आगरा में एक हफ्ता हमने लगाया। एक आगरा के अंदर जो हमने लेदर का सारा काम हमने वहाँ सीखा, कहाँ से लेदर अवेलेबल होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, कैसे उसको फाइनल टच दिया जाता है, इस तरह सारा कुछ करके और हमने उसको 1 साल तक बना के और मार्केटिंग की। लेकिन वो भी हमने देखा कि छोटी मछली जो है वो ज़्यादा नहीं पनप पाती, तो उसको ज़्यादा बड़े पूंजीपति या ज़्यादा बड़े उद्योग वाले उसको भी वहाँ नहीं स्टैंड मिला। काफ़ी संघर्ष के बाद जो है हम अपना आगे कुछ नहीं बढ़ पाए, अपनी पूंजी को वहाँ आगे नहीं बढ़ा पाए और अपने खर्चे भी नहीं निकाल पाए। पवन को जूते बनाने के काम में असफलता मिलने के बाद वो अपने गांव वापस आ गए और अपने पूर्वजों द्वारा सालों से की जा रही खेती में हाथ बटाने लगे। हमारा अपनी पैतृक खेती थी, दादा लाई किसानी थी, और हमने फिर उसके बाद सोचा कि इधर उधर शहर में अपना समय व्यर्थ करने से बेहतर है कि हम अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, अपनी ही किसानी के अंदर अपना मेहनत करें। और उसी के अंदर हमने जो है फिर वापसी गांव की तरफ की। गांव में आके पहले हमने अपनी खेती को देखा, समझा और 5-7 साल हमने उसी में लगाए। और उसमें जो हमारी परंपरागत खेती हो रही थी पहले हमने वही की और वो उसके अंदर हमने वो सब कुछ सीखा। सीखने के बाद फिर हमने अपने आप में एक डिसीजन लिया कि हम क्यों ना कोई नया तरीका अपनाएं, कोई नई खेती करें जिससे और आगे बढ़ा जाए। खेती में कुछ नया करने की चाह रखने वाले पवन ने सोचा कि खेती में अब कुछ और नया किया जाए। तो इसके लिए पवन ने नई जगह और बाजार को घूमा, देखा और समझा। फिर क्या था, काफी जद्दोजहद के बाद समझ आया कि स्वीट कॉर्न अर्थात मीठी मक्का की खेती की जाए तो कृषि में अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके लिए वो दूसरे राज्यों के स्वीट कॉर्न की खेती करने वाले किसानों से मिले और पूरी जानकारी हासिल की। फिर स्वीट कॉर्न का बीज बनाने वाली कंपनी से संपर्क किया और कंपनी द्वारा स्वीट कॉर्न की खेती के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वीट कॉर्न की खेती की शुरुआत की। मार्केट जैसे जाते थे, मार्केट में एक मिला तो उसने हमें जो है स्वीट कॉर्न के बारे में बताया, तो हमें थोड़ा विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उससे पहले मक्का की खेती करते थे और मक्का की खेती भी हम अपना पहले जो परंपरागत होती थी उससे हट के हमने टेक्निक से की, बाकायदा लाइन खींच के और एक अलग अलग बीज को हमने सोइंग करके और इसको एक अच्छी पैदावार, एक अच्छी उसमें ले आए और एक अच्छी पैदावार ली। जब यहाँ पे कुछ नई सब्जियाँ नहीं होती थी, वही परंपरागत सब्जियाँ होती थी, हमने कुछ नई सब्जियाँ ब्रोकली और लेटूस वगैरह ये सब नई नई इंग्लिश वेज की ये हमने स्टार्ट की। पवन को स्वीट कॉर्न की खेती से लाभ प्राप्त हुआ तो उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई और गांव के संपन्न किसानों की श्रेणी में पवन की गिनती होने लगी। फिर क्या था, स्वीट कॉर्न की खेती से हुए लाभ ने पवन को आगे बढ़ने और खेती में कुछ नया करने का हौसला और उत्साह दोनों दिए। खेती में कुछ नया करने की ओर अग्रसर पवन ने अब नई फसल अर्थात इंग्लिश सब्जियों की खेती की शुरुआत की, जिसे देखने देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। तो दोस्तों, साप्ताहिकी में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम बुनियाद है मजबूत के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साप्ताहिकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साप्ताहिकी में। अब बात करेंगे हमारे कार्यक्रम बुनियाद है मजबूत की। दोस्तों, इसमें हमने आपको इस बार बताया CSWRI यानी सेंट्रल वूल एंड शीप इंस्टीट्यूट के बारे में, जो ICAR का प्रधान संस्थान है, जो भेड़ पर किए जा रहे अनुसंधानों और शिक्षा विस्तार में सहयोगी है। संस्थान की स्थापना राजस्थान के मालपुरा में 1962 में की गई थी, लेकिन अब यह संस्थान अविका नगर में स्थित है। 1510 हेक्टेयर में फैले इस संस्थान के 6 विभाग है। तो आइए देखते हैं अपना कार्यक्रम बुनियाद है मजबूत।
एंड शीप रिसर्च इंस्टीट्यूट ICAR का प्रधान संस्थान है, जो भेड़ पर किए जा रहे अनुसंधानों और शिक्षा विस्तार में संलग्न है। संस्थान की स्थापना राजस्थान के मालपुरा में 1962 में की गई थी, लेकिन अब ये संस्थान अविका नगर में स्थित है। 1510 हेक्टेयर में फैले इस अनुसंधान संस्थान के 6 विभाग हैं। पशु आनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग, पशु पोषण विभाग, पशु स्वास्थ्य विभाग, शरीर क्रिया एवं जीव रसायन विभाग, चारा एवं चारागाह विभाग, ऊन प्रौद्योगिकी विभाग, मांस विज्ञान विभाग, तकनीकी स्थानांतरण एवं सामाजिक विज्ञान विभाग। संस्थान का मुख्य उद्देश्य भेड़ उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, अनुसंधान करना तथा अनुसंधान के जो द्वारा विकसित तकनीकियां हैं उनको भेड़ पालकों तक ले जाना, ये एक मुख्य उद्देश्य संस्थान का रहा है। संस्थान ने विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों पर अनुसंधान करने और विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केंद्र, जिसकी स्थापना 1963 में कुल्लू में की गई। दक्षिण क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, ये दूसरा क्षेत्रीय केंद्र है, जिसे 1965 में तमिलनाडु में स्थापित किया गया। संस्थान की 6 इकाइयां हैं, जिनमें पशु आनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग संस्थान की महत्वपूर्ण इकाई है। संस्थान में AGB के नाम से प्रसिद्ध इस विभाग की स्थापना 1966 में की गई थी। विभाग ऊन और मांस के उत्पादन के लिए भेड़ की स्वदेशी नस्लों के सुधार हेतु अनुसंधान का संचालन कर रहा है। एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग ये इस संस्थान का सबसे प्राइम डिवीजन है, और जो बेसिकली ये इंस्टीट्यूट बना है, ये बना ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग पर ही रिसर्च का एक मेन मैंडेट है, और इसको असिस्ट करने के लिए बाकी भी हमें डिवीजन काफ़ी सपोर्ट करते हैं। संस्थान का AGB विभाग देसी नस्ल के संरक्षण और अच्छी नस्ल के पशु नस्ल सुधार के लिए शोध कार्य कर रहा है। विभिन्न प्रकार के चारा संसाधनों का मूल्यांकन, भेड़ के विभिन्न उत्पादन कार्यों के लिए पोषण संबंधी जरूरतों को निर्धारित करना, भेड़ और बकरी उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीतियां विकसित करना, विभिन्न एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के विरोधी कारकों की पहचान कर उन्हें कम करना, कम गुणवत्ता वाले चारे को इम्प्रूव करना, इन पहलुओं पर कार्य कर रहा है संस्थान का एनिमल न्यूट्रिशन विभाग। इंस्टीट्यूट का एक पहला लक्ष्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल की प्रोडक्शन कैसे लें। उसी के तहत एक प्रोजेक्ट है कि उन्हीं एनिमल जो हम पैदा करने जा रहे हैं वो एनिमल का क्या रिक्वायरमेंट होगी, और फिर दूसरा प्रोजेक्ट होता है कि उसी एनिमल से हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे लें, और वो उत्पादन इनका ग्रोथ और उनके क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी में दोनों चीज़ आता है। कोई भी भेड़ पालन में हमारा जो मकसद रहता है, इनका वृद्धि ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो उनका वजन ज़्यादा मिलेगा, फार्मर्स को पैसा ज़्यादा मिलेगा। और एक होता है कि इस वृद्धि के तहत इनके अंदर जो ऊन है और मांस है, इसी में भी गुणवत्ता का वृद्धि हो। तीसरा प्रोजेक्ट जो संस्थान के तहत चल रहा है वो है हमारा एक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल साइंस डिवीज़न है, जिनके साथ मिल के हम न्यूट्रिशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी को संस्थान के बाहर फार्मर्स के पास ले जाते हैं।
बाकी जो एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस के लिए जो इंटरवेंशंस ज़रूरी है उसके बारे में रिसर्च करते हैं। ये ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट के अंडर हम इसी का काम करते हैं। और एक जो मैं अभी मीथेन एमिशन के बारे में बता रहा था, बहुत सारे फीड रिसोर्स हैं जिसका मीथेन एमिटिंग पोटेंशियल हम असेस करते हैं। फिर यही खिलाने से एनिमल में मीथेन की कमी कितना हुआ वो असेस करते हैं। तीसरा प्रोजेक्ट है कि ये जो भेड़ हैं, भेड़ एक रूमिनेंट्स ग्रुप में आते हैं और इनके अंदर माइक्रोब्स होते हैं जो खाद्य को पचाते हैं, और इस माइक्रोब्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं और इस माइक्रोब का एक बैंक बनाना चाहते हैं जिससे कि आगे इसका उपयोग लिया जा सके। तो दोस्तों, साप्ताहिकी में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे हमारे बेहद खास कार्यक्रम एक दिन जिंदगी की। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साप्ताहिकी। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम साप्ताहिकी में। दोस्तों, अब बात हमारे कार्यक्रम एक दिन जिंदगी की, जिसमें हमने बात की अनिल शर्मा की जिंदगी के बारे में। बिल्कुल। और अंशु, हमने बताया कि अनिल शर्मा, अगर हम उनकी वाकई में अगर मेहनत देखें, उनका संघर्ष देखें, तो बेहद ही कठिन था उनके लिए मुकाम पाना। और आज वो जिस मुकाम पे हैं वो अपनी मेहनत के बलबूते पे हैं। अगर फैमिली के साथ अगर सरकार का भी उनका थोड़ा सा सपोर्ट रहता तो आज वो इंटरनेशनल लेवल के जाने माने वेट लिफ्टर होते। बिल्कुल। लेकिन फिर भी अंशु, चाहे किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन आज दिल्ली के दिल यानी राजीव चौक पर अनिल कचौड़ी के नाम से वो बेहद फेमस हैं। और जहाँ दूर दूर तक इनकी कचौड़ी के खाने के लिए लोग, और मतलब उनकी कचौड़ी की खुशबू दूर दूर तक फैलती है और लोग दूर दूर से आते हैं उनकी कचौड़ी खाने के लिए। तो आइए देखते हैं और मिलते हैं अनिल शर्मा जी से और जानते हैं उनके जिंदगी के संघर्ष के बारे में। मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैं हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस रहता हूँ और मेरे दिन की शुरुआत होती है अपने घर से, और उसके बाद मंदिर के बाद मेरी दुकान। काफ़ी समय दुकान पे बिताने के बाद मैं जाता हूँ अपनी एनजीओ, जहाँ काफ़ी बच्चे मेरे पास जो रोडों पे रहते हैं वो पढ़ने के लिए और खेलने के लिए आते हैं। बचपन से ही एक मेरा राइट हैंड पैर था, वो छोटा था, और हम बहुत रिच फैमिली से या बहुत अच्छी फैमिली से नहीं थे, क्योंकि हमारा घर का कोई बहुत अच्छा बिजनेस हो। जो हमारे फादर थे, हम बहुत छोटे थे, वो चल बसे। मैं बताना चाहूँगा सन 90 के आसपास। तो घर में बड़ी कठिनाई आने लगी। 3 बहनें भी थी, बड़ी समस्याएं थी, माताजी अकेली थी, और मैं एक ऐसा अकेला था कि बहनें और माताजी हमारी देखती थी भाई क्या करें, कैसे करें। बड़ी कठिनाइयों से बचपन बीता मेरा। जब स्कूल में पढ़ता था तो एक वहाँ स्विमिंग पूल था, तो मैं उनको जब स्कूल आता था जाता था देखता था कि मैं भी स्विमिंग करूँगा, क्योंकि फिजिकली की वजह से मुझे लगता था नहीं कर पाऊँगा। तो कुछ मेरे अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा नहीं यार आप भी चलो, स्विमिंग कर सकते हो आप। तो मैं फर्स्ट दिन स्विमिंग पूल गया, स्विमिंग सीखी और मैं बड़ी जल्दी सीख गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वहाँ स्विमिंग पूल के साथ ही एक जिम था, तो मैं लड़कों को देखता था कि वो फिजिकली ट्रेनिंग कर रहे हैं, बेंच वगैरह। तो स्विमिंग के बाद मेरा दिल उस जिम की तरफ गया। तो वहाँ एक बहुत अच्छा लड़का था हमारा सीनियर, उसने कहा भाई अनिल तुम बड़े अच्छे फिजिकली फिट हो, अपर तुम्हारा बड़ा अच्छा है, तुम जिम भी आया करो। तो मैं वहाँ से स्कूल टाइम में जिम जाना चालू किया। तो कुछ समय के बाद मैं बहुत और स्ट्रॉन्ग हुआ। तो एक दिन अखबार के अंदर, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, 1994 के अंदर दिल्ली स्टेट ओपन बेंच प्रेस चैम्पियनशिप पावर लिफ्टिंग की मैंने पढ़ा,
और वहाँ मैं उस चैम्पियनशिप को खेलने गया और मेरा फर्स्ट टाइम ही गोल्ड मेडल पड़ा। और मुझे फिजिकली इतना फिट देख के जो वहाँ के कोच थे भूपेंद्र धवन जी, अब वो गुरु द्रोणाचार्य हैं, उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो उन्होंने कहा बेटा आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो मैं उनके अंडर मैंने फिर एक प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग चालू की। तो मैं दिल्ली स्टेट 5 बार चैम्पियन बना, नेशनल चैम्पियन बना, रिकॉर्ड होल्डर बना, वर्ल्ड चैम्पियन में मेरा वर्ल्ड के अंदर स्पेन के अंदर गोल्ड मेडल पड़ा। मगर किसी कारणवश मैं स्पोर्ट से भी हटना पड़ा, जो मुझे हमेशा दुख होता है। उसके अंदर भी कुछ कारण थे कि एक चैम्पियनशिप थी जर्मनी के अंदर और सिलेक्शन था पैरा ओलंपिक का, पर फंड की वजह से मैं वो नहीं खेल पाया। इस चीज़ का मुझे बहुत दुख होता है कि अनिल अगर आज वो खेल लेता तो मैं वर्ल्ड पैरा ओलंपिक के अंदर भी मेरा गोल्ड होता और अर्जुन अवार्ड भी मुझे मिला होता, तो वो एक अलग खुशी होती। वो नहीं हुआ। उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद मैं लोगों को या स्पोर्ट्स में जो बढ़ना चाहते थे उनके लिए मैं मदद करता था। तो फर्स्ट डे अच्छी इनकम हुई, मंगलवार का दिन था, काफ़ी भीड़ थी। वहाँ से एक बिजनेस की भी शुरुआत हुई छोटी उम्र में। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि मेरी फैमिली में मेरे कमाने से थोड़ी खुशियाँ आई और कुछ फैसिलिटी बहनों को मिली पढ़ाई के लिए। मैं अपनी फैमिली को सबसे पहले अपनी मदर को, क्योंकि फादर हमारे 1990 में चल बसे थे। हमारी माँ, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक हूँ। अगर वो नहीं होती तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाता, क्योंकि पहली सपोर्ट उन्हीं की थी। उन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ, यानी कि बहुत छोटी उम्र में हमारे फादर चले गए, बहनें थी और जिम्मेवारी एक औरत होने के बाद। तो उनको देख के मुझे लगा कि यानी अब तुझे अपने बचपने को त्यागना पड़ेगा और इस घर को संभालना पड़ेगा। बहुत ही लायक लड़का मेरा ये, और सब मेरा बहन परिवार सबका ध्यान रखता है ये बहुत अच्छे से। और ये अब बाहर वालों का भी ध्यान रखता है, और वैसे भी जैसे अपने भगवान में पूजा पाठ में सब अच्छे से सब ध्यान रखता है ये। और अब तो ये और आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि बाहर के बच्चों को भी मतलब मैं कुछ अच्छा आगे बढ़ाऊँ। मैं ये शरीर से भले इसको कुछ परेशानी रही हो, लेकिन इसने हिम्मत कभी नहीं हारी है। ये इसका जज्बा देख के मुझे लगता है कि आदमी को जीवन में कुछ भी संघर्ष परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन उसके बाद आदमी को उसी के बीच से राह तलाशनी होती है। और जो लोग तलाशते हैं उनमें से एक अनिल। घर आ गया है, अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर शाम को ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर दुकान पे जाएंगे। काम के साथ साथ इन्होंने एनजीओ भी खोली है, उसमें ज़्यादा थोड़ा बिजी रहते हैं, बट फिर भी घर में थोड़ा टाइम देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मैनेज हो जाता है घर कि किसी वजह से कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों, आज के साप्ताहिकी में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। नमस्ते।